हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार में। आज हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले यानी अर्थशास्त्र के बारे में जानेंगे हम लोग। तो 12th का फर्स्ट चैप्टर हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। है क्या ये व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करें, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देते हैं। पहली बात, छात्रों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि उन्होंने इकोनॉमिक्स को पहले ही मन में बैठा लिया कि इकोनॉमिक्स काफ़ी हार्ड है। इकोनॉमिक्स हार्ड नहीं है। आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स जिस तरह से हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, उसी तरह से आज हम लोग इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे। और आपको यहाँ पे मालूम चलेगा कि इकोनॉमिक्स भी क्या है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, जिसे हम लोग आसानी से पढ़ा जा सकता है। तो आज उनके भ्रम को हम लोग यहाँ पे दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और बात पे ध्यान देना है कि हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जिस तरह से हम लोग दूसरे सब्जेक्ट की बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं और तब जाकर के वो पढ़ने में हमें काफ़ी अच्छी लगती है, तो यहाँ भी हम लोग पहले बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बेसिक जानकारी क्या प्राप्त करेंगे दोस्तों? तो इकोनॉमिक्स है क्या, ये अर्थशास्त्र है क्या, इसके बारे में जानते हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या, व्हाट इज इकोनॉमिक्स दोस्तों? तो कहा गया है कि सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन यानी प्रोडक्शन, वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, विनिमय यानी एक्सचेंज, उपयोग और राजस्व का अध्ययन करते हैं। अध्ययन यानी स्टडी करते हैं। हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करेंगे, तो इसी को इकोनॉमिक्स कहा गया है। अर्थशास्त्र में अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन। तो यहाँ पे हम लोग धन के अध्ययन के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। कहा जाता है कि समाज में किसी भी व्यक्ति के पास वे सभी वस्तुएं नहीं होती जिसे उसकी आवश्यकता होती है। जाहिर सी बात है, आप और हम ये सब समझ सकते हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हमारे पास वो सभी चीज़ें उपलब्ध नहीं है जो हमारी ज़रूरतें की है। प्रत्येक व्यक्ति जितनी वस्तुओं या सेवाओं का उपभोग करना चाहता, उनमें से उसे कुछ उपलब्ध हो पाती है और कुछ उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो इकोनॉमिक्स में हम लोग इस सब के बारे में जाएं, लेकिन यहाँ पे कुछ हमारे जो लेखकों हैं, राइटर हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो पहली बात हम लोग जान लेते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, यानी इन्हें जनक कहा जाता है। इकोनॉमिक्स का जनक कहा जाता है किसे? एडम स्मिथ को। उन्होंने 1776 में अपनी एक पुस्तक लिखी जिनका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। यानी सिंपल वर्ड में अगर यहाँ पे सिर्फ मात्र इतना ही बोला जाता है, वेल्थ ऑफ नेशन यानी राष्ट्रों का धन। पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई। कब लिखी गई है? 1776 में। इन्होंने इस पुस्तक में इकोनॉमिक्स को धन का विज्ञान कहा है। इकोनॉमिक्स को क्या कहा है दोस्तों? धन का विज्ञान इन्होंने माना। वही मार्शल का क्या कहना था? उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी 1890 में जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र का सिद्धांत। उन्होंने इस पुस्तक में कल्याण संबंधी परिभाषा देकर के इसको लोकप्रिय बनाया, यानी कल्याण के बारे में, लोगों के कल्याण के बारे में इस पुस्तक में जागरूकता फैलाए और लोगों को इस इकोनॉमिक्स को क्या किया, उसने लोकप्रिय बना दिया। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी है राइटर। लॉर्ड रॉबिन्सन ने 1932 में अपनी एक पुस्तक लिखी एन एसे ऑन द नेचर एंड द सिग्निफिकेशन ऑफ द इकोनॉमिक साइंस। इस पुस्तक में उसने दुर्लभता, प्रॉब्लम के जिक्र किया है, कि दुर्लभता का सिद्धांत के जिक्र किया है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे सैमुअल्सन के बारे में भी जान लेते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है विकास का शास्त्र यानी इकोनॉमिक्स को इन्होंने माना है विकास का शास्त्र माना है, यानी डेवलपमेंट माना है कि इकोनॉमिक्स क्या है? डेवलपमेंट का एक शास्त्र है, यानी स्टडी बोल सकते हैं यहाँ पे। तो पहले हम लोग इकोनॉमिक्स दो भागों में बटी हुई है, यानी अर्थशास्त्र दो भागों में बटी है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स। याद रखिए, माइक्रो का मतलब क्या है दोस्तों? माइक्रो का मतलब होता है छोटा, लघु, स्मॉल बोल सकते हैं। यानी हम लोग पहले छोटी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र है क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या, जान लेते हैं। तो यह अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो व्यक्तिगत इकाइयों जैसे उपभोक्ता, उत्पादक से संबंधित आर्थिक समस्याओं का, यानी आर्थिक समस्याओं का यहाँ पे हम लोग जब अध्ययन करेंगे छोटे स्तर से, स्मॉल स्तर से, तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। इसके अंतर्गत आती क्या क्या है ये भी जान लेते हैं। तो उत्पाद कीमत, साधन कीमत, कल्याणकारी अर्थव्यवस्था। उत्पाद कीमत के अंतर्गत में मांग का सिद्धांत हो जाता है, पूर्ति का सिद्धांत हो जाता है, यानी डिमांड एंड सप्लाई बोल सकते हैं सिंपल वर्ड में। वहीं पे साधन कीमत में मजदूरी हो जाएगा, किराया हो जाएगा, लाभ हो जाएगा और ब्याज हो जाएगा। इसके अलावा और भी क्या महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पे? तो जहां वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदी एवं बेची जाती है, किस प्रकार वस्तुएं एवं सेवाओं की आपूर्ति एवं मांगों को प्रभावित करते हैं,
ये सारी जानकारी हम लोग यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रकार वस्तुएं एवं सेवाओं की आपूर्ति एवं मांगों को निर्धारित करती है, यानी वस्तुएं जो है वो किस तरह से आपूर्ति और मांगों को निर्धारित करती है, वस्तुओं किस तरह से हमारी जरूरतों को प्रभावित करती है। तो ये सारी चीजें हम लोग वीएसटी अर्थशास्त्र में जानते हैं। अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं क्या है? तो केंद्रीय समस्याएं क्या है दोस्तों? तो किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में, ये सिलेक्शन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर हम नॉर्मल चीज़ों का, अगर डेली लाइफ चीज़ों का अगर उत्पादन करते हैं तो जो हैवी चीज़ें हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो छूट जाती है। वस्तुओं का उत्पादन का चयन कैसे किया जाए, कैसे करें, उत्पादन कैसे करें, उत्पादन किसके लिए किया जाए, ये चयन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे सीमांत उत्पादन संभावना क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे बन जाता है। सीमांत उत्पादन संभावना क्या है? सीमांत उत्पादन संभावना जब दो वस्तुओं को उन संयोग का मतलब होता है जोड़, ऐड को दर्शाता है, जिनका उत्पादन अर्थव्यवस्था के संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग करने पर किया जाता है। इसका मतलब हो गया कि संसाधनों का हम पूरी तरह से उपयोग कैसे कर सकते हैं। यह एक वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए अवसर लागत है। उदाहरण के तौर पे अगर हम जान लेते हैं यहाँ पर, तो एक किसान गेहूं और गन्ने की अधिकतम उत्पाद मात्रा को जोड़ करके, यानी उसकी मैक्सिमम प्रोडक्शन को अगर जोड़ देता है तो उसका सीमांत उत्पादन संभावना वक्र प्राप्त किया जा सकता है। यानी कहा जा सकता है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन की क्वांटिटी को अगर जोड़ा जाए, मैक्सिमम प्रोडक्शन क्वांटिटी को जोड़ा जाए तो उससे हम लोग सीमांत उत्पादन संभावना प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आर्थिक क्रिया क्या होती है, यहाँ पे जान लेते हैं। आर्थिक क्रिया यह वह क्रिया है जिसका संबंध आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों के उपयोग से है। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी जो सीमित में है, सीमित यानी लिमिटेड में है, जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सब हमारे यहाँ सीमित है। आर्थिक क्रिया के प्रकार क्या क्या है, तो ये भी जान लेते हैं। इसके टाइप्स, क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। तो पहला है उपभोग। क्या है उपभोग दोस्तों? तो कहा गया है कि समान अर्थ पे अगर जानते हैं उपभोग है क्या, तो उपयोगिता का नाश उपयोग कहलाता है। समझिएगा गौर से दोस्तों, यहाँ पे उपयोगिता का नाश उपयोग कहलाता है, परंतु वास्तविक अर्थ में जब कोई वस्तु का नाश मानवीय आवश्यकताओं से हो, याद रखिए मानवीय आवश्यकताओं से उसका नाश हो, उसे हम लोग उपभोग करते हैं। तो याद रखिएगा उपभोग क्या है। इसके बाद उत्पादन क्या है, प्रोडक्शन क्या है दोस्तों? तो उपयोगिता का निर्माण ही उत्पादन। अगर हमें किसी चीज की उपयोगिता है, जरूरत है, तो हम उसका निर्माण करते हैं और उसी निर्माण को हम लोग बोलते हैं उत्पादन। यानी उपयोगिता का निर्माण ही क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। और हर वस्तु की उपयोगिता जो का निर्माण जो होता है वो अलग अलग होती है, जैसे रूप उपयोगिता, उसके बाद हम लोग जानते हैं स्थान उपयोगिता, समय उपयोगिता। तो ये सब उपयोगिता जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं विनिमय, एक्सचेंज यानी आदान प्रदान। सिंपल वर्ड में बने आदान प्रदान करना, लेन देन करना। तो इसमें होता है वस्तु कीमत का निर्धारण और साधन कीमत के निर्धारण। एक्सचेंज है क्या, एक्सचेंज किसे कहते हैं, यानी हम लोग विनिमय किसे कहेंगे? तो अर्थशास्त्र के इसी विभाग के अंतर्गत वस्तु की अदली बदली की जाती है ना। जैसे गांव में पहले होती थी, आज से बहुत साल पहले गांव में क्या हो जाता है कि जब हम लोग कोई सामान दुकान में ले जाते थे तो हम लोग अनाज के बदले अनाज लेते थे। अनाज के बदले हम लोग अनाज, यानी वस्तुओं को एक्सचेंज किए, हमने कुछ दिया और तब उनसे कुछ हमने लिया। तो ये गांव वगैरह में देखा जाता है। ऐसे ये शहरों में जान लीजिए, मार्केट वगैरह हम लोग जाते हैं तो पैसे लेकर के जाते हैं। क्या कोई सामान हमें फ्री में मिल जाती? नहीं। तो सिंपल वर्ड में समझ सकते हैं कि एक्सचेंज क्या है, यानी हमने कुछ दिया और तब हमें उनसे कुछ प्राप्त हुआ। तो कहा जाता है कि खरीद बिक्री के संबंध में अध्ययन किया जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वो सारे आते हैं एक्सचेंज यानी विनिमय के अंदर। इसके बाद आ जाता है निवेश। निवेश क्या है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट क्या है? तो निवेश आय का वह भाग है जो वास्तविक पूंजी निर्माण के लिए खर्च किया जाता है। वास्तविक पूंजी, वास्तविक यानी रियल पूंजी के निर्माण के लिए खर्च किया जाता है, उसी को हम लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट में होता क्या है, तो उत्पाद क्षमता में वृद्धि होती है, यानी हम लोग इन्वेस्ट वहीं करने की कोशिश करते हैं जहां पे हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, है ना। तो ये इन्वेस्टमेंट कहलाता है। इसके बाद आता है वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है दोस्तों? डिस्ट्रीब्यूशन यानी बांटना, बंटवारा करना। तो उत्पाद से प्राप्त लाभ, याद रखिएगा, उत्पाद से प्राप्त लाभ को उत्पादन के विभिन्न साधनों के बीच,
अब हमने बहुत सारे चीज़ों को उत्पादन जब किया है तो उत्पादन में कौन कौन से चीज़ लगे हैं, सभी चीज़ों में हम लोग उसको बांट देते हैं। जो लाभ आता है तब ना उसमें से पैसे वगैरह काट लेते हैं, अच्छा इसमें इतना खर्च हुआ, इसमें इतना खर्च हुआ, तो उनके बीच योगदान के अनुपात को ही हम लोग वितरण कहते हैं। अर्थशास्त्र का हम लोग वितरण कहते हैं। तो ये हमारे आर्थिक क्रिया के 5 प्रकार थे। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सकारात्मक यानी पॉजिटिव और आदर्शक यानी नॉर्मेटिव। सकारात्मक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सकारात्मक को हम लोग वास्तविक बोलते हैं, रियल बोल सकते हैं, यानी जो घटनाएं घट रही है, रियल चीजें होती है। तो यहाँ पे सकारात्मक पहले जानते हैं दोस्तों, क्या है सकारात्मक। तो विश्व में जो कुछ हो रहा है अथवा हो सकता है के विषय में अगर हम बात करते हैं तो वो सकारात्मक यानी वास्तविक अर्थशास्त्र कहलाता है। आदर्शक में क्या होगा कि चीजों के बारे में नैतिक मूल्यांकन उपलब्ध कराता और क्या होना चाहिए ये हम अपनी जानकारी, अगर सिंपल वर्ड में बोला जाए तो वास्तविक क्या है, जो रियल चीजें घट रही है। और आदर्शक में हम लोग क्या कि अपनी बातों को रख सकते हैं, अपनी विचारों को रख सकते हैं। तो कितनी आसानी से, देखिए इकोनॉमिक्स कोई हार्ड नहीं है, हम लोग यहाँ पे समझने की है। अगर हम लोग जितनी इसे गहरी समझने की कोशिश करेंगे काफी अच्छी हो जाती है और काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। इसके अंतर्गत विभिन्न क्रियाएं किस प्रकार कार्य करती है, बहुत सारी चीजें हैं जो किस तरह से काम करती है, ये सब वास्तविक में आ जाता है। और विभिन्न क्रियाएं हमारे लिए अनुकूल है यानी हमारे लिए उपयोगी है या नहीं है, अगर इस पे हम लोग विचार करते हैं, इस पे अपनी राय देते हैं तो वो आदर्शक अर्थशास्त्र कहलाता है। वास्तविक आंकड़ों आधार पर सत्यापन किया जाता है, यानी कहा जाता है कि यहाँ जो आंकड़े होंगे उसका सत्यापन होगा, लेकिन इसमें जो आंकड़े होंगे वो सत्यापन नहीं, क्योंकि यहाँ पे विचार रखी जा रही ना, विचार का सत्यापन तो नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ पे विचार हो जाएगा। इसके अलावा वास्तविक तथ्यों पर यह परामर्श नहीं है, यानी वास्तविक तथ्यों का ये कोई परामर्श की जरूरत नहीं है, और वास्तविक तथ्यों पर यह परामर्श देता है। परामर्श यानी विचार अपना प्रकट करता है। उदाहरण के लिए अगर मान लेते हैं वास्तविक में यानी सकारात्मक में हम लोग सिंपल वर्ड में समझ सकते हैं कि आज भारत की अर्थव्यवस्था निरंतर बढ़ रही है, यानी महंगाई बढ़ रही है। सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं कि आज भारत की जो महंगाई है दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। आज पेट्रोल की कीमत या खाद्य पदार्थ की कीमत होती है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो ये वास्तविक चीज है, रियल में बढ़ रही है। लेकिन अगर इसी को बोला जाए कि भारत में कीमतों पर नियंत्रण उठाए जाने चाहिए, तो इस चीज का हमने विचार रखा उनके सामने, हमारी विचार हुई, तो जो विचार रखा जाए वो आदर्शक कहलाता है और जो रियलिटी है वो सकारात्मक या वास्तविक कहलाता है। दूसरा एग्जांपल अगर हम ले सकते हैं तो भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है, आज बेरोजगार लोगों की संख्या काफी अधिक है, तो ये क्या है, रियलिटी है, रियल है। और भारत में बेरोजगारी को कम कैसे किया जाए इसकी विचार रखना हमारा आदर्शक अर्थशास्त्र कहलाता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे डिफरेंसेज हम लोग पढ़ेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, यानी माइक्रो और मैक्रो। याद रखिएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स से इसमें व्यक्तिगत स्तर पे यानी व्यक्तिगत यानी किसी सिंगल पर्सन की बात बोल सकते हैं दोस्तों, तो इसमें व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याएं का अध्ययन, यानी किसी एक व्यक्ति की समस्याओं का जब हम लोग जिक्र करते हैं, जैसे उपभोक्ता हो गया या एक उत्पादक हो गया या एक फर्म हो गया, अगर इसकी चर्चा करते हैं तो यह व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाती है। वहीं समष्टि में क्या होती है कि इसमें हम लोग संपूर्ण अर्थशास्त्र की आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं, यानी पूरे समाज या पूरे देश या पूरे उसकी इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो यह होता है जैसे राष्ट्रीय आय हो गया या कुल उपभोग हो गया या समान कीमतें हो गई, ये सारी चीज हो ये समष्टि अर्थशास्त्र में आ जाती है। इसके अलावा इसमें व्यक्ति और व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, यानी एक व्यक्ति और उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, और इसमें समाज और समाज के व्यवहार के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। अध्ययन यानी स्टडी करना, पढ़ना। व्यष्टि अर्थशास्त्र की कीमतें जो होती है वो सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा कीमत सिद्धांत के नाम से इसे जाना जाता है, यानी कीमत, और इसको हम लोग आय रोजगार के सिद्धांत से जानते हैं, यानी समष्टि अर्थशास्त्र को हम लोग किसके नाम से जानते हैं दोस्तों, ये हम लोग जानते हैं आय एवं रोजगार के सिद्धांत पे। इसके अलावा इसमें आर्थिक समस्याओं का निदान में कीमत संयंत्र अर्थात मांग और पूर्ति बलों का क्रिया निर्णायक होता है, यानी मांग और पूर्ति पे ये चली जाती है। और इसमें जो रोजगार होता है वो गरीबी, जैसे गरीबी बोली, जैसे गरीबी यानी क्या हो गया, पूरे समाज की होगी, लेकिन एक व्यक्ति की बात की जाए यानी उसकी समस्याएं की बात की जाए तो वो व्यष्टि कहला जाता है। तो सिंपल यही चीज हम लोग को समझना है। इसमें एक वस्तु की कीमत का निर्धारण किया जाता है, यानी एक वस्तु के कीमत का हम लोग निर्धारण करते हैं, और इसमें हम लोग पूरे समान कीमतों स्तर का अध्ययन करते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल देते, अगर हम लोग एक पेड़ या एक वृक्ष
या एक पौधा की अगर बात करते हैं तो वो व्यष्टि का एग्जाम्पल हो जाता है। अगर हम पूरी जंगल की बात करते हैं, अगर हम पूरे जंगल की बात करते हैं तो वो समष्टि, क्योंकि पूरे जंगल समूह हो जाता है वो पेड़ों के। ठीक है, उसी तरह से एक और एग्जाम्पल अगर हम ले सकते हैं, अगर आत्मा की बात करते हैं तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर आ जाता है। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर आ जाता है। और अगर हम पूरे शरीर की बात करते हैं तो उसमें आत्मा और शरीर दोनों आ जाते हैं, तो उसमें क्या हो गया, समष्टि हो गई। तो ये हमारे चैप्टर थे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। इसके बाद सेकंड वीडियो में इससे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव हो या क्वेश्चन आंसर्स हो, वो सब हम लोग डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तब आपको पता चलेगा कि हाँ, क्या इकोनॉमिक्स हार्ड है या इकोनॉमिक्स ईजी है।